नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर पब्लिक सर्विस कमीशन में। जैसे कि आप जानते ही हैं कि हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के लिए हमने ये इस सीरीज को स्टार्ट किया हुआ है और 1 मार्च से इस सीरीज को स्टार्ट किया हुआ था और इसी सीरीज की जो मद्देनज़र ये अब 9वां भाग आ चुका है प्राचीन भारत का। आज हम 9वां पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले 8 भाग आ चुके हैं। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखे हैं तो बहुत ही इम्पोर्टेंट वो पार्ट रखे गए हैं या फिर वो बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट रहने वाले हैं एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो आप उन 8 पार्टों को ज़रूर देख लीजिएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। पूरी प्लेलिस्ट बना दी गई है हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के नाम से। तो अगर आप हरियाणा पुलिस की कांस्टेबल की तैयारी करना चाहते हैं, डेडिकेशन से तैयारी करने चाहते हैं, तो जल्दी से जल्दी इस जो चैनल है यूट्यूब का हमारा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। पूरी तैयारी बिल्कुल फ्री में यहाँ पर आपको करवाई जाएगी। तब तक इस सीरीज को कंटिन्यू रखा जाएगा जब तक कि आपका हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम नहीं हो जाता। सारा जितना भी कंटेंट है वो टोटली यहाँ पर फ्री करवाया जाएगा। और जैसे ही एग्ज़ाम डेट आपकी नज़दीक आ जाएगी हरियाणा पुलिस कांस्टेबल की, तो पिछले 5 ईयर के जितने भी HSSC के द्वारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिए गए हैं, उनके जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे भी यहाँ पे आपको प्रैक्टिस के लिए करवाए जाएंगे। तो पहले आप इन जितनी भी वीडियो सीरीज़ यहाँ पे करवाई जा रही है, इन सारे क्वेश्चनों को अटैम्प्ट करने की कोशिश कीजिएगा। और उसके बाद जैसे एग्ज़ाम डेट आई जाएगी तो प्रीवियस ईयर 5 साल के HSSC के सारे क्वेश्चन आपसे अटैम्प्ट करवाए जाएंगे। इतना अगर आप कर लेंगे तो डेफिनेटली मैं गारंटी दे सकता हूँ आपके जो चांसेस हैं हरियाणा पुलिस में लगने के, वो बिल्कुल ब्राइट हो जाएंगे। तो बिल्कुल फ्री में तैयारी करने के लिए आप चैनल को अभी ज्वाइन कर सकते हैं। और जैसे ही मैं ये क्वेश्चन रीड करूंगा तो इसके साथ ही आप आंसर देने की ज़रूर कोशिश कीजिएगा कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो सकता है। और लास्ट में वीडियो के अंत में आप ज़रूर अपना स्कोर कमेंट कीजिएगा कि टोटल 25 क्वेश्चन में से कितने आप यहाँ पे ठीक कर पा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को। ठीक है, स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन यहाँ पे जो पूछा गया है गौतम बुद्ध के बारे में पूछा गया है। हम काफ़ी पीछे से चले आ रहे हैं, हर क्वेश्चन के बारे में थोड़ा थोड़ा बेसिक जो फैक्चुअल डाटा है, इनका बेसिक जानकारी है वो हम पढ़ते आ रहे हैं। तो गौतम बुद्ध के बारे में हमने अच्छे से पढ़ लिया है, तो आई होप आपको पता चल गया है। अगर आपने पिछले लेक्चर नहीं देखे हैं तो वो ज़रूर देख लीजिएगा। कोई भी आपका गौतम बुद्ध से रिलेटेड कोई भी डाउट आपका नहीं रहेगा। तो देख लेते हैं गौतम बुद्ध को किस अन्य नाम से जाना जाता था। तो ये पूछा गया है गौतम बुद्ध का अन्य नाम क्या था। तो आइए देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में कहा गया लाइट ऑफ एशिया कहा जाता था, सिद्धार्थ कहा जाता था, तथागत कहा जाता था, या फिर सभी कहा जाता था। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो इन सभी नामों से जो गौतम बुद्ध हैं उनको पुकारा जाता था। गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता था, सिद्धार्थ भी कहा जाता था, तथागत भी कहा जाता था, और इन सभी नामों से गौतम बुद्ध को जाना जाता था। थोड़ा सा जानकारी मैं बता दूं, जो गौतम बुद्ध थे इनका जन्म 563 ईसा पूर्व हुआ था। और जो इनका जन्म था वो कहाँ पे हुआ था, नेपाल के लुम्बिनी नामक जगह पर इनका जन्म हुआ था। तो इतनी जानकारी आपको गौतम बुद्ध के बारे में याद रखनी है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 आ चुका है और क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है लाइट ऑफ एशिया नामक पुस्तक किसकी रचना है। अभी ऊपर पूछा गया था कि लाइट ऑफ एशिया के नाम से कौन जाना जाता है, तो महात्मा बुद्ध जाने जाते हैं। तो इसी लाइट ऑफ एशिया के नाम से एक पुस्तक भी लिखी गई है। तो इसके जो रचयिता हैं वो पूछे गए हैं, लेखक कौन है ये पूछा गया है। तो आइए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर ए में कहा गया है क्या एडविन आर्नोल्ड के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है, क्या हेनरी किसिंगर के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है, क्या कार्ल लिनियस के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है, या फिर कार्ल मार्क्स के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये जो पुस्तक है ये लिखी गई है एडविन आर्नोल्ड के द्वारा लिखी गई है। आइए थोड़ा सा इस लाइट ऑफ एशिया के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। जो ये रचित ग्रंथ है, ये जो लाइट ऑफ एशिया है, ये एक बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है जो सर एडविन आर्नोल्ड के द्वारा लिखा गया था। और इसके अंदर जो गौतम बुद्ध थे, भगवान गौतम बुद्ध थे, उनके जीवन चरित्र यहाँ पे दर्शाया गया। मतलब उनके जो जीवन का सारा परिचय है उसका वर्णन इस बुक के अंदर किया गया है, लाइट ऑफ एशिया के अंदर। और जो यह ग्रंथ है ये कब प्रकाशित किया गया था, तो 1879 में लंदन में ये प्रकाशित किया गया था। इतना याद आपको रखना है। जो लाइट ऑफ एशिया नाम का ग्रंथ है वो किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था, सर एडविन आर्नोल्ड के द्वारा प्रकाशित किया गया था, जिसमें गौतम बुद्ध के जीवन की संपूर्ण घटनाएं इसके अंदर वर्णन किया गया है। और यह ग्रंथ कब आया था, 1879 में लंदन में इसको प्रकाशित किया गया था। तो इतनी जानकारी आपको इसके अंदर याद रखनी है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 3 पर।
यहाँ पे देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया किस अभिलेख से पता चलता है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। मतलब कौन सा ऐसा अभिलेख है या फिर लिखित साक्ष्य है जिससे हमें पता चलता है कि शाक्य मुनि बुद्ध थे जो उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था। तो आइए थोड़ा सा इसके ऊपर प्रकाश डाल देते हैं, एक बार देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर क्या भब्रू अभिलेख से हमें पता चलता है, क्या रुमनदेही अभिलेख से पता चलता है, क्या रामपुरवा अभिलेख से पता चलता है, या फिर सोहागरा अभिलेख से पता चलता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये रुमनदेही अभिलेख से हमें पता चलता है कि जो शाक्य मुनि बुद्ध थे उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था, ऐसा हमें रुमनदेही अभिलेख से पता चलता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ये जो रुमनदेही अभिलेख था ये अशोक के स्तंभ पर खुदा हुआ लेख है जिस पर ब्राह्मी लिपि में बाएं ओर से दाईं ओर को पढ़ा जाता है। लिपि में ब्राह्मी लिपि में ये लिखा गया है और बाएं ओर से दाईं ओर को पढ़ा जाता है। यहाँ से प्राप्त अभिलेख से ज्ञात होता है कि सम्राट अशोक अपने राज्य अभिषेक के 20 साल के बाद, मतलब जो उनका राज्याभिषेक हुआ था, जो सम्राट अशोक थे उनका राज्याभिषेक हुआ था, उसके 20 साल के बाद वे लुम्बिनी आए थे और उन्होंने यहाँ पे पूजा अर्चना भी की थी शाक्य मुनि की पावन जन्मी स्थल को मानकर। तो इससे पता चलता है जो रुमनदेही अभिलेख सम्राट अशोक जी का था उनके द्वारा ये उसमें लिखित है कि जो गौतम बुद्ध थे उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो यहाँ देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। तो ये पूछा गया है कि जो महात्मा बुद्ध थे उन्होंने जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी 6 साल की कड़ी तपस्या के बाद उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी एक पीपल के पेड़ के नीचे। तो ये पूछा गया है कि महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। बोधगया में दिया था, सांची में दिया था, सारनाथ में दिया था, या फिर वैशाली में दिया था। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये सारनाथ में दिया गया था जो महात्मा बुद्ध का प्रथम उपदेश था, और इसमें तकरीबन 5 से 6 लोग थे, शायद 5 ही लोग थे, और वो भी इनके जो अपने थे घर के फैमिली के बंदे थे उनको ये उपदेश दिया था। तो ऑप्शन नंबर सारनाथ हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सारनाथ। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो यहाँ पे देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 5 आ चुका है। सोहागरा अभिलेख किससे संबंधित है ये पूछा गया है। जो सोहागरा अभिलेख है वो किससे संबंधित है। चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित है, अशोक से संबंधित है, बिंदुसार से संबंधित है, या फिर कनिष्क से संबंधित है। तो जो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो जो सोहागरा अभिलेख है ये चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित है। आइए थोड़ा सा इसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। जो सोहागरा अभिलेख है ये ताम्रपत्र अभिलेख है और ब्राह्मी लिपि में प्राकृतक में इसके अंदर लिखा गया है। मतलब जो लिपि है वो ब्राह्मी है और जो लैंग्वेज है वो प्राकृत है, प्राकृत में इसमें लिखा गया है। यह एक भारतीय ताम्रपत्र अभिलेख है। इस अभिलेख में क्या बताया गया है, जो सोहागरा अभिलेख है ये मैंने बेसिक सी जानकारी बताई है आपको। जो सोहागरा अभिलेख है ये ताम्रपत्र अभिलेख है और ब्राह्मी लिपि के अंदर प्राकृत भाषा में इसके अंदर लिखा गया है। और जो इस सोहागरा अभिलेख में क्या जानकारी मिलती है, जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उनके जीवन काल के दौरान जब अकाल पड़ा था पहले अकाल पड़ना एक नॉर्मल सी बात होती थी, तो अकाल के दौरान जब चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जो राहत कार्य किए गए थे उसका वर्णन हमें इस सोहागरा अभिलेख में मिलता है। तो इतनी जानकारी आपको इस 5th क्वेश्चन में रखनी है। सोहागरा अभिलेख किससे संबंधित है, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 6 पर। यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है सर्वप्रथम स्तूप शब्द का वर्णन कहाँ से प्राप्त होता है। जो स्तूप शब्द है इसका वर्णन हमें कहाँ से प्राप्त होता है। ऋग्वेद से प्राप्त होता है, अथर्ववेद से प्राप्त होता है, यजुर्वेद से प्राप्त होता है, या फिर सामवेद से प्राप्त होता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये सर्वप्रथम हमें जो स्तूप शब्द है ये वो ऋग्वेद के अंदर हमें प्राप्त होता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया अशोक का जो टोपरा अभिलेख है वो कहाँ अवस्थित है। मतलब जो अशोक का टोपरा अभिलेख था वो कहाँ से अवस्थित है, कहाँ पे पूछा गया है कहाँ पर अवस्थित है। तो क्या पटना बिहार में अवस्थित है, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में अवस्थित है, यमुना हरियाणा में अवस्थित है, या फिर पुणे महाराष्ट्र में अवस्थित है। हालांकि ये तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज हो सकता है कि ये जो अशोक का टोपरा अभिलेख मिला था ये मिला तो वैसे यमुनानगर हरियाणा से था, बट वर्तमान में इसको कुछ टाइम के बाद जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे वो इसको दिल्ली ले आए थे अशोक के टोपरा अभिलेख को। तो थोड़ा सा आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को देख के आंसर देने की प्रयास कीजिएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा यमुनानगर हरियाणा। तो क्वेश्चन नंबर जो 7 का है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यमुना हरियाणा में। तो अशोक का टोपरा जो अभिलेख है वो यमुनानगर हरियाणा से है। तो नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 8 पर।
तो क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है, अशोक का कौन सा अभिलेख सबसे लंबा अभिलेख है, ये पूछा गया है। क्या तीसरा अभिलेख सबसे लंबा अभिलेख है, पांचवा अभिलेख सबसे लंबा अभिलेख है, 13वां अभिलेख सबसे लंबा अभिलेख है, या फिर 9वां अभिलेख सबसे लंबा अभिलेख है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो 13वां अभिलेख है अशोक का, वो सबसे लंबा अभिलेख माना जाता है। और आइए थोड़ा सा इसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। 13वां जो शिलालेख है अशोक का, सम्राट अशोक का, वो कलिंग युद्ध हुआ था। जो अशोक के द्वारा जो कलिंग युद्ध हुआ था उसमें काफ़ी सारी हत्याएं कर दी थी सम्राट अशोक ने। और उसी के बाद उनका जो दिल परिवर्तन था, मतलब हृदय परिवर्तन हो गया था। उसके बाद उन्होंने युद्धों पर पाबंदी लगा दी थी और काफ़ी सारे जो सोशल काम थे वो शुरू कर दिए थे। तो वही 13वें शिलालेख में लिखा गया है। जो 13वां शिलालेख है वो कलिंग के युद्ध के अंत में जारी किया गया था। यह एक आक्रामक और हिंसक योद्धा से महान प्रेमी और शांति के उपदेशक के रूप में अशोक के बारे में हमें वर्णन करता है। तो वही बताया गया 13वां अभिलेख में अशोक का कैसे हृदय परिवर्तन हुआ, क्योंकि उसने इतनी सारी हत्याएं कर दी थी, मार कटाई हो गई थी युद्ध के अंदर। आपको तो पता ही है कितनी हत्याएं होती है। तो उतनी सारी हत्याओं को देखकर जो अशोक थे उनका हृदय परिवर्तन हो गया था। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 9 पर। तो क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे पूछा गया है कि जो कामसूत्र के रचयिता हैं वो कौन माने जाते हैं, ये हमसे यहाँ पे पूछा गया है। यहाँ पे देख लीजिएगा, कामसूत्र के रचयिता कौन है। तो कौन है, कैथरीन मेयो है, अरस्तु है, एडम स्मिथ है, या फिर वात्सायन है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो कामसूत्र की रचयिता है वो वात्सायन है। थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं, जो कामसूत्र है वो संस्कृत में लिखी गई है। और कब लिखी गई है, 6ठी शताब्दी में लिखी गई है। इतना आपको याद रखना है। कामसूत्र किसके द्वारा लिखी गई है, वात्सायन के द्वारा लिखी गई है। किस लैंग्वेज में लिखी गई है, संस्कृत लैंग्वेज में लिखी गई है। और किस शताब्दी में लिखी गई है, तो 6ठी शताब्दी में ये लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 10 पर। तो आगे आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 10 पर। तो क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया, प्राचीन काल में बौद्ध शिक्षा के 3 प्रमुख केंद्र कौन से थे। नालंदा थे, वल्लभी था, विक्रमशिला था, या फिर सभी थे। तो क्वेश्चन नंबर 10 का है जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो ये सभी होते थे, नालंदा, वल्लभी और विक्रमशिला तीनों ही होते थे प्राचीन काल में बौद्ध शिक्षा के प्रमुख केंद्र। तो नालंदा, वल्लभी, विक्रमशिला। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 11 पर। तो क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है, विक्रमशिला की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। यहाँ पे देख लीजिएगा, विक्रमशिला की जो स्थापना थी वो किसके द्वारा की गई थी, ऐसा पूछा गया है। तो विक्रमशिला की स्थापना धर्मपाल ने की थी, कुमारपाल ने की थी, देवपाल ने की थी, या फिर महिपाल ने की थी। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो जो विक्रमशिला थी उसकी स्थापना धर्मपाल के द्वारा की गई थी। आइए थोड़ा सा इसके बारे में हम जान लेते हैं। जो विक्रमशिला थी उसकी स्थापना धर्मपाल के द्वारा की गई थी। और विक्रमशिला कहाँ पर अवस्थित है, ये बिहार के भागलपुर जिले में अवस्थित है। बिहार के भागलपुर में अवस्थित है जो विक्रमशिला है। यह नालंदा में छात्रवृत्ति की गुणवत्ता में कथित गिरावट के जवाब में 8वीं शताब्दी की अवधि के दौरान स्थापित किया गया था। मतलब जब नालंदा विश्वविद्यालय होता था उसकी जो गिरावट हो गई थी, उसकी गुणवत्ता में गिरावट होनी स्टार्ट हो गई थी नालंदा के। तो उसी की गिरावट को देखते हुए यहाँ पे विक्रमशिला की स्थापना की गई थी धर्मपाल के द्वारा, 8वीं शताब्दी में की गई थी। और उसके बाद जो 12वीं शताब्दी आई, 12वीं शताब्दी में जो बख्तियार खिलजी था उसके द्वारा इस विद्यालय को तहस नहस कर दिया गया था या फिर तोड़ दिया गया था, ऐसा आप मान सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। विक्रमशिला की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, ये की गई थी धर्मपाल के द्वारा। आइए नेक्स्ट आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाते हैं। यहाँ पे देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे क्या पूछा गया है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। अभी हमने विक्रमशिला देखा, तो अब पूछ रहा है नालंदा की विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। क्या कुमारगुप्त के द्वारा की गई थी, समुद्रगुप्त के द्वारा की गई थी, चंद्रगुप्त के द्वारा की गई थी, या फिर अशोक के द्वारा की गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना थी जो कुमारगुप्त के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 13 पर। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया, वज्रयान का सबसे अधिक विकास किस शताब्दी में हुआ है। यहाँ पे देख लीजिएगा, वज्रयान का सबसे अधिक विकास
किस शताब्दी में हुआ है, ऐसा पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं, पहली शताब्दी में हुआ है, 8वीं शताब्दी में हुआ है, दूसरी शताब्दी में हुआ है या फिर छठी शताब्दी में हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर जो 13 है उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये वज्रयान जो भी था तो इसकी जो विकास था, अधिक विकास था, वो 8वीं शताब्दी में हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ पे देख लीजिएगा। तो इसमें जैन से संबंधित पूछा गया क्वेश्चन, जैन शब्द संस्कृत के जिन शब्दों से मिलकर बना है इसका अर्थ क्या होता है। मतलब जो जैन शब्द है वो जिन शब्दों से मिलकर बना है, मतलब जिन से मिलकर बना है, ऐसा आप मान सकते हैं। संस्कृत का जो शब्द है जिन, उससे मिलकर बना है जैन शब्द, इसका अर्थ पूछा गया है। तो जैन का अर्थ क्या होता है, धार्मिक, विजेता, ज्ञान की प्राप्ति या फिर केवल्य। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तो ये हो जाएगा विजेता। तो जैन शब्द का संस्कृत के जिन शब्दों से मिलकर बना है इसका अर्थ होता है विजेता। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 15 पर। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 15 में हमसे पूछा गया है जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर माने जाते हैं। ऊपर हमने काफ़ी सारा डिस्कस किया है जैन धर्म के बारे में भी, तो आई होप आपको पता चल गया होगा। कुछ एक जो इनके तीर्थंकर थे उनके भी बारे में हमने डिस्कस किया है, पहले 3 और लास्ट के 3 के बारे में डिस्कस किया है। तो वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ आप जल्दी से जल्दी उन वीडियो को देख लीजिएगा, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन उसके अंदर दी गई है। तो आइए इसको डिस्कस कर लेते हैं। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं, तो 24 तीर्थंकर माने जाते हैं, 23 तीर्थंकर माने जाते हैं, 22 तीर्थंकर माने जाते हैं या फिर 25 तीर्थंकर माने जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 15 है उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो जैन धर्म के कुल कितने तीर्थंकर माने जाते हैं, तो ये 24 तीर्थंकर माने जाते हैं। जो ये जैन धर्म था ये 24 तीर्थंकर माने जाते हैं। और जो इसके पहले तीर्थंकर हैं वो ऋषभ देव जी थे, आदिनाथ भी इनको बोला जाता है। और जो 24वें तीर्थंकर थे वो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि जैन धर्म का 24वां तीर्थंकर कौन था, तो ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। तो नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 16 पर। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे, अभी हमने डिस्कस ही किया है। तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे, महावीर थे, संभवनाथ थे, अजीतनाथ थे या फिर ऋषभदेव थे। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो ये ऋषभदेव माने जाते हैं और आदिनाथ भी इनको बोला जाता है। तो इन्हीं के द्वारा जैन धर्म का जो आविष्कार किया गया था वो इन्हीं के द्वारा किया गया था जैन धर्म का। और आइए हम आगे देख लेते हैं, ऋषभदेव के अन्य नाम पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं। तो यहाँ पे 17 क्वेश्चन में पूछा गया जो ऋषभ देव थे उनको किस अन्य नाम से पुकारा जाता है। तो आइए देख लेते हैं, ऋषभनाथ, आदिनाथ, वृषभनाथ या फिर सभी। ऊपर मैं बता भी चुका हूँ आपको। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, माफ कीजिएगा डी। सभी नामों से ये पुकारे जाते हैं, ऋषभनाथ से भी, आदिनाथ से भी, वृषभनाथ से भी और सभी से पुकारे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 18 पर। तो क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है जैन धर्म के 30वें तीर्थंकर किसे माना जाता है। तो आइए देख लेते हैं, क्या पार्श्वनाथ को माना जाता है, सुपार्श्वनाथ को माना जाता है, चंदा प्रभु को माना जाता है या फिर पदम प्रभु को माना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो ये जो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे वो पार्श्वनाथ को माना जाता है। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 19 पर। यहाँ पे देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया है जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म कहाँ हुआ था, ये हमसे पूछा गया है। तो आइए देख लेते हैं, जैन धर्म जो जैन तीर्थंकर 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, उनका जन्म कहाँ हुआ था। वाराणसी में हुआ था, वैशाली में हुआ था, बोधगया में हुआ था या फिर कन्नौज में हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये जो पार्श्वनाथ थे इनका जन्म वाराणसी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 20 पर। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया है जो जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, ये हमसे पूछा गया है। जो जैन तीर्थंकर 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, इनका जन्म अभी हमने डिस्कस किया है। इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से हुई थी, हिमालय पर्वत पे हुई थी, समेध पर्वत पर हुई थी, विंध्याचल पर्वत पे हुई थी या फिर नीलगिरी पर्वत पे हुई थी। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इनको जो पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो समेध पर्वत पर हुई थी। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 21 पर। तो क्वेश्चन नंबर 21 में कहा गया जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ ने अपनी अनुयायियों को कौन सी शिक्षा पालन करने को कहा था। जो जैन तीर्थंकर थे 23वें पार्श्वनाथ, तो इन्होंने अपने जो अनुयायी थे उनको कौन सी शिक्षा का पालन करने का आदेश दिया था या कहा था।
तो चातुर्य शिक्षा को कहा था, त्रिस्त को शिक्षा को पालन करने के लिए कहा था, दवे को कहा था, या फिर षट जो शिक्षा को पालन करने के लिए कहा था। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो ये जो पार्श्वनाथ थे इन्होंने अपने अनुयायियों को चातुर्य शिक्षा का पालन करने का आदेश दिया था। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 22 पर। यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 22 में कहा गया जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर किसे माना जाता है। तो आइए यहाँ पे बता भी दिया गया है, मैंने ऊपर जो क्वेश्चन पूछा था आप यहाँ पे देख भी लीजिएगा। तो जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर किसे माना जाता है, सुपार्श्वनाथ को माना जाता है, चंदा प्रभु को माना जाता है, महावीर स्वामी को माना जाता है, या फिर पद्म प्रभु को माना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये जो 24वें तीर्थंकर थे ये महावीर स्वामी थे और ये काफ़ी महान इंसान थे और इनके बारे में आपको ऊपर आगे पीछे वाली वीडियो में बता भी चुका हूँ। तो आई होप आपने वो पीछे वाली वीडियो देख ली होगी जिससे आपके सारे डाउट या फिर जो सारे फैक्ट्स हैं वो जैन धर्म और महावीर स्वामी के बारे में क्लियर हो गए होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 23 पर। तो क्वेश्चन नंबर 23 में कहा गया है महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। तो आइए देख लेते हैं महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। वैशाली में हुआ था, सारनाथ में हुआ था, कौशल में हुआ था, या फिर कुंडग्राम में हुआ था। तो जो क्वेश्चन नंबर 23 है उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो इनका जो जन्म था वो कुंडग्राम में हुआ था, महावीर स्वामी का जन्म था वो कुंडग्राम में हुआ था। नेक्स्ट देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 24 का। इसमें कहा गया महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था। तो महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था, तो आइए देख लेते हैं। 599 ईसा पूर्व, 581 पूर्व ईसा पूर्व, 580 ईसा पूर्व, या फिर 591 ईसा पूर्व। तो क्वेश्चन नंबर जो 24 है उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो 599 ईसा पूर्व जो महावीर स्वामी थे उनका जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था, कुंडग्राम में हुआ था। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 24 है उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 25। आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। महावीर स्वामी के पिता का क्या नाम है, ये पूछा गया है। तो महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था, शुद्धोदन था, तणंकर था, क्षणंकर था, या फिर सिद्धार्थ था। तो जो क्वेश्चन नंबर 25 है उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो इनका जो पिताजी का नाम था, महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था। तो ये 25 क्वेश्चन थे। आई होप आपने अच्छे से पढ़ लिए होंगे, रीड कर लिए होंगे, और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि इन 25 क्वेश्चन से आप कितने ठीक कर पाए। अपना स्कोर ज़रूर कमेंट कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सभी बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा जो बच्चे हरियाणा पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, या फिर उन बच्चों से भी ज़रूर शेयर कीजिएगा जो बच्चे किसी भी सरकारी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और उसमें वनडे एग्ज़ाम्स में इंडिया जीके पूछी जाती है, क्योंकि ये स्टैटिक जीके है। हर एग्ज़ाम में अब महावीर स्वामी के पिता का नाम तो सेम ही रहेगा, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम ले लो, किसी में भी इंडिया जीके आती हो। तो सभी के लिए ये वीडियो सीरीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, बस आपको इतना ही काम करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और आपको अगर सिलेक्शन लेना है तो इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा, जब तक इस वीडियो को एंड नहीं हो जाता। और ये वीडियो एंड होगी जब, और इस वीडियो का एंड कब होगा, जब हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम होगा तब इसका एंड होगा। डेफिनेटली जब आप एग्ज़ाम देखेंगे हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का, तब आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि इस वीडियो सीरीज़ से आपको कितना लाभ हुआ है। बिल्कुल फ्री में ये वीडियो सीरीज़ चलाई जा रही है। तो बस आपको डेडिकेटली तरीके से स्टडी करनी है, जैसा हम बता रहे हैं, जिस तरीके से हम बता रहे हैं वैसे ही आपको फॉलो करना है। डेफिनेटली आपका जो सिलेक्शन है वो हरियाणा पुलिस कांस्टेबल में हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को टैप कर लीजिएगा, ताकि समय पर आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहें। यूट्यूब में हमें फॉलो करते हैं तो प्लीज़ हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारी नोटिफिकेशन, सारी अपडेट, सब कुछ वहाँ पर बता दिया जाता है। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।